हेलो एवरीवन, आई एम सीए मानस अरोड़ा और मैं सीए स्टूडेंट्स को अकाउंट्स का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तीनों लेवल्स पर। सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल में मैं अकाउंट का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ जी आपका सीए फाउंडेशन का जो एनपीओ चैप्टर है ना, उसका एक क्वेश्चन है लॉयंस क्लब का। ये आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। अगर आप उसमें देखोगे तो लास्ट में आके जो आपको टेस्ट प्रैक्टिस दिया होता है, प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया होता है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, काफ़ी इसमें पॉइंट्स हैं जो कि बच्चों को इश्यू आते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ये मैं यूट्यूब पर ही डाल देता हूँ फॉर द ग्रेटर बेनिफिट ऑफ द ऑडियंस। ठीक है जी। तो आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं जी लॉयंस क्लब का बिल्कुल डिटेल में, जैसे क्लास में करवाया है वही वैसे ही आप यहाँ पे करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर तीनों लेवल्स के अकाउंट्स की चीज़ें आती हैं। और सीए स्टूडेंट्स जनरली जो भी उनको एडवाइस चाहिए होती है, रिजल्ट से पहले, रिजल्ट के बाद, पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन के बटन से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है। और वैसे भी जो लोग वीडियो देखते हैं उसमें से 60% तो सब्सक्राइब ही नहीं करते, सिर्फ देख के चले जाते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, हमको भी मोटिवेशन रहती है। ठीक है जी, करते हैं जी फटाफट से अपना क्वेश्चन स्टार्ट। चलिए, लॉयंस क्लब लिमिटेड क्या क्या कह रहा है जी वो 14 क्वेश्चन में कहता था फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है किसका? लॉयंस क्लब का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ओके हो गई जी बात। यस, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में देख लेते हैं जी क्या चल रहा है उसके। सबसे पहले तो देखो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या आता होता है जी आपका? ओपनिंग बैलेंस आता होता है, वो उसने आपको दे दिया। ठीक है जी। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक बोथ उसने दे दिया हुआ है मेरे को। मैंने कहा ठीक है, गुड, थैंक यू। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, इसका मतलब है ये कौन सी सब्सक्रिप्शन है? जो आपको मिली है सब्सक्रिप्शन। ठीक है जी, मतलब आपके बैंक में क्रेडिट हुई है। इंटरेस्ट डोनेशन, आपको कोई 1 लाख रुपए की डोनेशन मिली है। इंटरेस्ट रिसीव्ड है, ओके हो गया। सेल ऑफ एसेट, आपने कुछ एसेट्स बेचे हैं, उसकी सेल है। कुछ मिसलेनियस इनकम आपको दी हुई है, थैंक यू वेरी मच। रिसीट्स एट कॉफी रूम, देखिए क्लब है। जब मैंने पहले दिन आपको एनपीओ शुरू करवाया था तो मैंने सतलुज क्लब की आपको बैलेंस शीट दिखाई थी, सतलुज क्लब की आपको वेबसाइट दिखाई थी जो लुधियाना में है। वहाँ पर क्या अलग अलग तरह की चीज़ें थी, रेस्टोरेंट था, लॉन था, प्लेग्राउंड था, तो उन सब चीज़ें थी। तो वैसे ही लॉयंस क्लब में भी क्या है? कॉफ़ी रूम है, कॉफ़ी शॉप है। तो वहाँ से कुछ रिसीट्स हैं, कितनी? 10,70,000। ओ माय गॉड, इतनी कॉफ़ी पी रहे हैं लोग। सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है जी, सॉफ्ट ड्रिंक से कितना आया है? 5,10,000। यहाँ अगर हार्ड ड्रिंक्स होता तो पीछे 2 जीरो और लग जाती। ठीक है, चलो। स्विमिंग पूल की बात कर लेते हैं। स्विमिंग पूल कितना? 80,000 की रिसीट्स आ रही हैं। टेनिस कोर्ट, टेनिस कोर्ट में कितनी आ रही है? 1,02,000 की रिसीट्स आ रही हैं। ओके हो गए। पेमेंट्स में क्या आ रहा है? सैलरीज हमने इतनी बैंक से पे करी है, क्रेडिटर्स को इतना पे किया है हमने, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, पोस्टेज है, टेलीग्राफ है, ये रिपेयर्स हैं, ग्लास है, क्रॉकरी, ये सब। मेंबरशिप फीस है, गार्डन कीप अप है, इंश्योरेंस करवाई है, इलेक्ट्रिसिटी पे किया, और लास्ट में आपको क्या दे दिया? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक दे दिया। ओके, यस। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एज ऑन 1/4/2021। उसने आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कब का दिया है? 31 मार्च 22 का। तो आई होप इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी उसने मांगा होगा, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है तो इसी दिन का इनकम एंड एक्सपेंडिचर मांगा होगा और इसी दिन की बैलेंस शीट मांगी होगी। बट सर उसने हमको ओपनिंग क्यों दे दी हमको एसेट्स एंड लाइबिलिटीज? क्योंकि अब उसने हमको इनडायरेक्टली क्या कह रहा है? कहता ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। हम ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाते होते थे? क्योंकि अपने को क्या चाहिए होगा? कैपिटल फंड चाहिए होगा। तो कैपिटल फंड के लिए हमको क्या ये बनाना पड़ेगा? यस, हमको ये बनाना पड़ेगा। ओके है जी बात? यस, ओके हो गई जी बात। हमको क्या दिया गया है? फिक्स्ड एसेट दिए हैं, ओके। स्टॉक है, चलो ठीक है, ये सारी चीजें। अब ये सारी चीजों के साथ साथ बड़ा ध्यान रखना कि आपको जो कैश एट बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस दिया गया है ना, वो भी लिखना है आपको। ठीक है, जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होगे और ऐसी चीज दी होगी तो यहीं पर लिख लेना, क्योंकि जब आप ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे होगे ना तो आप ये सारी चीजें डाल दोगे और हो सकता है कैश और बैंक आपसे छूट जाए। ठीक है, तो इनको भी प्लीज आप लिख लो यहीं पर, क्योंकि कैश एट बैंक कौन सा आएगा? ये वाला। ओके होगी जी बात? यस, चलो। कहता था फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड
वाइल ड्राइंग अप दी अकाउंट्स। कुछ फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आपको करनी पड़ेंगी वाइल ड्राइंग अप दी अकाउंट्स, ठीक है जी। क्या क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी? सबसे पहले सब्सक्रिप्शन, ओ माय गॉड, सब्सक्रिप्शन की तो होनी ही होनी है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ, डॉट, ओके। और वैसे भी आपके पास कुछ यहाँ पर भी सब्सक्रिप्शन वगैरह का है तो अपन यहाँ पे आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर सैलरीज एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब है कि कुछ कुछ इलेक्ट्रिसिटी और सैलरीज के खर्चे अभी तक आपने पे नहीं करे। क्या हमारे पास ओपनिंग में भी कुछ इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे हैं? इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास यहाँ पर क्या है, इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है, सब्सक्रिप्शन है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, क्रेडिटर है, सब्सक्रिप्शन है नहीं, यहाँ पर हमारे पास नहीं है। तो हमको सिर्फ क्या करना है, सैलरीज और एंट्रेंस इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ इस चीज को देखना है, ओके जी। 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड। तो हमारे पास यहाँ पर एंट्रेंस फीस दी गई है, यही वाली एंट्रेंस फीस की बात कर रहा है। कहता है इसमें से 50% को कैपिटलाइज कर देना। देयर वाज नो पेंडिंग मेंबरशिप एज ऑन 31 मार्च 2022। तो कहता है जितनी भी मेंबरशिप आनी थी वो सारी आ चुकी है 31 मार्च 2022 को। मैंने कहा ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब उसने ये क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर आपके पास ओपनिंग में ना कुछ मेंबरशिप पेंडिंग थी। जब आप करेंगे ये वाला पॉइंट तब आप इस चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो इस चीज को ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो? कहता है कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड नेट एज ऑन 1/4/2021 वॉज 10,000। आपने जो यहाँ पर ये एसेट सोल्ड लिखा है ना आपने 8,000 का, कहता है ये पता है कितने का था 1/4/21 को? कहता है 10,000 का। तो हाँ, इसका मतलब है कि कुछ लॉस हो गया है, तो अपन यहाँ पे लॉस की अकाउंटिंग कर लेंगे। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 10% ऑन एसेट्स। तो ये एसेट्स पे अपने को क्या प्रोवाइड करनी है, डेप्रिसिएशन 10% की, ओके हो गई जी बात, ठीक है जी। कहता अ सम ऑफ 20,000 रिसीव्ड इन अक्टूबर 2021 एज द एंट्रेंस डोनेशन फ्रॉम एन एप्लीकेंट was to be refunded as he has not fulfilled the requisite membership qualification। कहता द रिफंड वॉज मेड ऑन 3/6/2022। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट करेंगे जब अपन इस पॉइंट पे आएंगे ना, तो मैं टाइमलाइन बना के आपको बताऊंगा कि वो क्या कह रहा है। यहाँ पे कुछ मेंबरशिप के रिलेटेड ही अपन ने तो चलो मेंबरशिप पे ऑलरेडी लगा ही दिया, तो अपन यहाँ पे एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 एडजस्टमेंट है तो मैं यहाँ पे 2 डॉट्स लगा देता हूँ, ठीक है जी, ताकि मैं भूल ना जाऊँ। परचेजेस में ड्यूरिंग द ईयर वर 15 लाख, आपने 15 लाख के परचेजेस करे। अब ये परचेजेस का मैं क्या करूं भैया, क्रेडिटर्स, जो आपने क्रेडिटर को पेमेंट करी है उससे काम आएगा ना ये परचेजेस, ओके। वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक वाज 2,10,000। ये आपने उसने आपको वैल्यू ऑलरेडी दे दी है क्लोजिंग स्टॉक की, ठीक है जी। परचेजेस वगैरह हमको पता लग गई थी, ये सारी चीजें अपने को यहाँ पे पता है, ठीक है जी। नेक्स्ट कहता क्लब एज अ मैटर ऑफ द पॉलिसी charges off to the income and expenditure account all the purchases made on the account of crockery, cutlery, glass and linen in the year of purchase। तो कहता है अगर आपने कोई भी ग्लास वगैरह खरीदा है, कुछ खरीदा है क्या ग्लास वगैरह, ये कहता है ये जो चीजें हैं ना, वो यहाँ पे कहता है ये ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालता है वो। हमने कहा ठीक है। तो इसका कहने का ये मतलब क्यों है? कहता है कहीं इसको एसेट मत ट्रीट कर लेना। वो इसीलिए कह रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, कहीं इसको एसेट मत ट्रीट कर लेना। वो इसीलिए आपको कह रहा है कि भैया इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल देना। हमने कहा ठीक है, ओके। कहता प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट अलोंग विद द नेसेसरी वर्किंग्स। आरटीपी में 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है जी। चल सकते हैं जी आगे, यस चलो। क्वेश्चन नंबर 14 है जी, अच्छा क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन ही सर आप अच्छा कह देते, एक तो समझ नहीं आती, पता नहीं मुझे ये समझ नहीं आता। चलो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, काफिराना सा है इश्क है या, सर रहने दो, इतना अच्छा गाना बेसुरी आवाज में, कोई बात नहीं। आई एम द बॉस हियर, तो मैं गा सकता हूँ, ठीक है ना। काफिराना सा है इश्क है या क्या है, ला 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 ला। हाँ जी। और उसने अपने को क्या कहा था, बैलेंस शीट बनाने के लिए भी कहा था, जैसे मिल रही थी।
लाइबिलिटी है जी, रुपीज है जी, एसेट है जी, और यहाँ पर क्या है, रुपीज है जी। ओके हो गई जी बात। इतनी बैलेंस शीट बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं बना लेता हूँ जी वर्किंग नोट। ओहो, तो 22 की नहीं बनानी थी अपने को। यस यस यस, ठीक है जी। चलो बाकी जो वर्किंग नोट्स ओवर द टाइम बनते रहेंगे वो तो आप बनाएंगे ही, ठीक है जी। चलें जी आगे। यस चलो, सबसे पहले अपन शुरू से शुरू कर लेते हैं अपना। सबसे पहले अपने को क्या दिया गया है, ओपनिंग बैलेंस कैश एंड बैंक का। इसको कहाँ लिख सकते हैं सर, इसको आप ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दो। ओके, बैंक। अब जब भी आप बैलेंस शीट में बैंक लिखोगे या फिर आप कैश लिखोगे, यहाँ पर आप गलती से भी बैंक अकाउंट मत लिख देना, क्योंकि ये एक लेजर थोड़ी है बैलेंस शीट, ये तो एक स्टेटमेंट है जो कि आपको एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दिखाती है। तो ये एक स्टेटमेंट में अकाउंट मत लिख देना, सिर्फ क्या लिखना है आपको, बैंक। ओके जी, यस। चलो, अपने पास कितना दिया हुआ, 3850। बैंक में कितना दिया हुआ, 3850। कैश में कितना दिया हुआ है, कैश 10,000। 10 10 10, ठीक है जी। ओके हो गई जी बात। यस, नेक्स्ट आ जाते हैं हम किस पे, सब्सक्रिप्शन। ओह यस, सब्सक्रिप्शन का तो भैया वर्किंग नोट के बिना तो मजा ही नहीं आता। सब्सक्रिप्शन, अब उसने आपको अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहा, तो आप अपना आराम से स्टेटमेंट से भी बना सकते हो। रिसीव्ड, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना दिया हुआ है अपने पे, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर दिया गया है 2,02,750। 2,02,750। ओके जी बात, यस ओके हो गई। अब उसके पास अपने पास क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं, बड़े ध्यान से। साल के शुरू में आपके पास ना कुछ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पड़ी थी 12,000 की। आपके पास पिछले साल के 12,000 रुपया लेने वाला था, क्या इस साल मिला होगा, यस इस साल मिला होगा। क्या इस साल की इनकम है सर, इस साल की इनकम नहीं है, तो जितना मिला है उसमें से क्या कर देंगे, माइनस। माइनस व्हाट, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना, 12,000। ओके, अब ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थी, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आ रही होगी। तो मैं यहाँ पर कैपिटल फंड की इतनी की जगह छोड़ के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ओ सॉरी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इधर थोड़ी आएगी, किधर आएगी, इधर, क्योंकि ये मेरे को मिलनी थी सब्सक्रिप्शन, मेरे को देनी थोड़ी थी, ये तो मेरे को मिलनी थी, तो ये मेरा एसेट होगा ना। नेक्स्ट आ जाओ जी, सब्सक्रिप्शन का और क्या है, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गई। प्रीपेड, ये आ गया एक सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कितना, 15,000। ये 15,000 आपको पिछले साल ही मिल गया था, बट ये था किस साल का, इस साल का। तो क्या ये इस साल की इनकम होगी, यस सर इस साल की इनकम होगी। प्लस ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन 15,000, और ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में कहां पर आएगा, लायबिलिटी साइड। एडवांस सब्सक्रिप्शन 15,000। ओके हो गया जी, यस। चल सकते हैं आगे। यस, इस साल की क्या गाथा दी गई है उसने, कहता है 31 मार्च 2022 को सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस वाज 18,000। इस साल आपको 18,000 की सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिली है भैया, उसने इस साल सब्सक्रिप्शन दे दी, क्या इस साल की इनकम है वो, नहीं। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, माइनस क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन 18,000। ओके जी, यस। तो मैं इस साल की बैलेंस शीट में डाल देता हूँ लाइबिलिटी साइड, एडवांस सब्सक्रिप्शन 18,000। ओके है जी, यस सर ओके हो गया जी। चलो जी चलो आगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 22 से 7,000, तो मतलब ये सब्सक्रिप्शन हमको मिली नहीं है।
तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,000। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,000। ओके, यस सर, ओके। 202,750 माइनस 12,000 प्लस 15,000 प्लस 18,000, ओ सॉरी माइनस करना था 18,000 प्लस 7K, तो कितना रहा 194,750। वन 194,750 ये कहाँ चला जाएगा आपका 194,750? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अब कहाँ जाएगा सर? यहाँ लिखूं कि यहाँ लिखूं? 1 लिखूं कि 2 लिखूं? कहाँ पे लिखूं सर? 2 की तरफ लिखना है। इनकम है हमारी बाय सब्सक्रिप्शन 194,750। ओके हो गया जी। और अपन ने चारों चीजें जो भी थी 2 बैलेंस शीट्स में यहाँ और 2 यहाँ पे लिख दी। ओके हो गई जी बात। यस, तो इसका मतलब है सब्सक्रिप्शन इज नाउ फुली अकाउंटेड फॉर। नेक्स्ट आ जाओ जी एंट्रेंस डोनेशन पे। ओ माय गॉड, दिस हैज 2 एडजस्टमेंट्स। आपको कितनी एंट्रेंस डोनेशन मिली हुई है जी? 1 लाख। ला 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 एंट्रेंस डोनेशन रिसीव्ड। आपको कितना मिला है एंट्रेंस डोनेशन पूरे साल में? 1 लाख रुपए, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट में तो इतना मिला होगा मेरे को। देखते हैं अब ये क्या क्या चीजें बोल रहे हैं एंट्रेंस डोनेशन के लिए अपने पास। ठीक है जी, आओ जी। एंट्रेंस डोनेशन कहता इस साल कितनी मिली है मेरे को? 1 लाख। मतलब ये 1 लाख रुपया मेरी जेब में आया है इस साल, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट था। यस। अगर मैं ओपनिंग बैलेंस शीट में देखूं, क्या वहां पर भी एक एंट्रेंस डोनेशन रिसीव्ड पेंडिंग मेंबरशिप कितना था? 1 लाख रुपया। ओपनिंग बैलेंस शीट में भी एक एंट्रेंस डोनेशन पड़ी हुई है 1 लाख। क्या ये वाला 1 लाख और ये वाला 1 लाख सेम है? बड़े ध्यान से देखने वाली बात है। क्या जब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर 31 मार्च 2022 बोल रहा है, तो मतलब कि ये 21-22 के साल में 1 लाख रुपया आपकी जेब में आया होगा। मैं जेब की बात कर रहा हूँ, मैं अभी इनकम की बात ही नहीं कर रहा, मैं जेब की बात कर रहा हूँ। क्या 1 लाख रुपया आपकी जेब में आया? हाँ जी सर, 1 लाख रुपया मेरी जेब में तो आया है। जो 1 अप्रैल 2021 की बैलेंस शीट में 1 लाख रुपया दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है? ये 1 लाख रुपए का मतलब पता है क्या है? कि 2021 में ना कुछ लोगों ने 1 लाख रुपए की मेंबरशिप पे कर दी, बट उनको अभी तक मेंबरशिप नहीं मिली। उन्होंने एंट्रेंस फीस पे कर दी हुई है, बट उनको अभी तक मेंबरशिप नहीं मिली। तो इसका मतलब 2021 में भी 1 लाख रुपए आया है और 21-22 में भी 1 लाख रुपए आया है। और ये जो 1 लाख रुपया जो बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में दिया गया है, ये आपकी लाइबिलिटी होगा ना 1 लाख, क्योंकि आपने सामने वाले से पैसे ले लिए बट उसको अभी तक मेंबरशिप ही नहीं ग्रांट करी। तो इसका मतलब है कि एक तरह से आपने से एडवांस में पैसे ले लिए कि तो अभी मैं पैसे दे दे तेरे को अगले साल मेंबरशिप देंगे। क्या ये सेम सिचुएशन बन रही होगी? तो इसका मतलब है कि आपको 2021 में भी 1 लाख आया है और 21-22 में भी 1 लाख रुपए आया है। ओके हो गई है जी बात? यस सर, ओके हो गई बात। अब रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख लिख सकता हूं, और यहां पर मैं ये लिख सकता हूं रिसीव्ड ड्यूरिंग 2021 1 लाख। तो इसका मतलब है अब उसको पिछले साल, उसने पिछले साल आपको एंट्रेंस डोनेशन दे दी थी। यस, पिछले साल उसने हमको एंट्रेंस डोनेशन दे दी थी, बट उसको मेंबरशिप अभी तक नहीं मिली। इस साल मेंबरशिप देंगे, तो जिस साल मेंबरशिप देते होते हैं उसी साल की इनकम बनती होती है। यस, तो इस साल जो कि मेरा कौन सा चल रहा है? जो मेरा 21-22 चल रहा है, क्या उस साल के लिए मेरे पास मेंबरशिप फीस 2 लाख रुपए आ चुकी है? एंट्रेंस डोनेशन कह लो, मेंबरशिप कह लो, क्या मेरे पास ये 2 लाख आ चुके हैं? 1 लाख सर इसी साल मिल गया था और 1 लाख पिछले साल में मेरे को मिल गया था। ओके है जी बात, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? तो इसका मतलब है कि 21-22 के लिए टोटल एंट्रेंस मेरे पास कितनी है?
2 लाख रुपया है इन कंसिडरेशन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 2 लाख रुपया मेरे पास इन कंसिडरेशन है। ओके, कोई प्रॉब्लम है आपको तो प्लीज मेरे को इसमें बताओ, अभी मैसेज कर दो मेरे को, कोई प्रॉब्लम है तो बाद में भूल जाओगे आप, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, एक और एडजस्टमेंट थी, उसने क्या कहा था, कहता 50% ऑफ द एंट्रेंस इज टू बी कैपिटलाइज्ड एंड देयर इज नो पेंडिंग मेंबरशिप फीस एज ऑन 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2021 को कुछ मेंबरशिप फीस पेंडिंग थी जो कि 1 लाख थी, वो सब हो गया। अब 22 को कोई भी मेंबरशिप फीस पेंडिंग नहीं है। ओके हो गई की बात, यस। उसने एक और चीज बोली थी, कहता अ सम ऑफ 20,000 व्हिच वाज रिसीव्ड इन अक्टूबर 21। तो इसका मतलब है कि 21-22 के ईयर में उसको कुछ 20,000 रुपया मिला था, ठीक है जी, जो कि एज अ एंट्रेंस डोनेशन, बट वो बंदा एलिजिबल ही नहीं है मेंबर बनने के, तो ये हमको रिफंड करना पड़ेगा कब, 30/6/2022 को। ये वाला जो 30/6/2022 है, ये पता कौन से साल में आ रहा है, 22-23 में। ओहो, हा हा सर सर सर, 2020, 21, 22 और ये आ गया जी 23, ठीक है जी। यहाँ पर कुछ 1 लाख रुपए की मेंबरशिप फीस पड़ी थी जो कि इस साल के लिए थी, वो मैंने यहाँ पे कंसिडर कर ली। और यहाँ पर ड्यूरिंग द ईयर मेरे को कितना मिला है, यहाँ पर भी 1 लाख मिला है। तो इसका मतलब है कि इस तारीख को मेरे पास कितना हो गया, ये बना लेना भैया टाइमलाइन। ये इस साल मेरे पास कितना हो गया जी, आपका 2 लाख रुपया हो गया। ओके हो गई जी बात, यस ओके हो गया। अब उसने क्या कहा, कहता है इस 2 लाख में से, पता है मैंने ये वाले साल में 3/6/2022 को मैंने 20,000 रिफंड करना है। ओ माई गॉड, क्या करना है मैंने, 20,000 रिफंड करना है। तो सर हमको एक हम तो अपनी जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर या बैलेंस शीट बना रहे हैं वो तो बना रहे हैं 31 मार्च 2022 को बना रहे हैं, तो हमको थोड़ी पता है यहाँ पर रिफंड करना है, तो अगले साल देखा जाएगा। हम तो यहाँ पर पूरा 2 लाख रुपया ले लेते हैं। नहीं, 2 लाख रुपया नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, बड़े ध्यान से देखना। उसने कहा उसने अक्टूबर 21 में उसने मेंबरशिप फीस पे कर दी थी, ठीक है, एंड एप्लीकेंट वाज नॉट रिफंडेड एज ही वाज एंड इट वाज टू बी रिफंडेड एज ही वाज नॉट एलिजिबल। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, जब उसने आपको मेंबरशिप फीस दे दी तब पता लगा कि ओहो ये तो एलिजिबल ही नहीं है। जो रिफंड का प्रोसेस वगैरह होता है ना, अगर आपने देखा होगा, अगर आपने कभी जोमेटो या स्विगी से भी रिफंड लिया हो, तो कहते हैं कि विद इन 72 आवर्स आपको रिफंड आ जाएगा, विद इन वर्किंग 72 आवर्स आपको रिफंड आएगा। पैसे लेने के लिए तो 72 सेकेंड नहीं लगाते वो लोग, साथ ही में क्यूआर भेज देते हैं। रिफंड के लिए 72 आवर्स का क्यों, क्योंकि एक रिफंड की ना एक पॉलिसी होती है, जब आपको पैसा कंपनी से रिफंड करना पड़ता है ना, तो बहुत सारे अप्रूवल्स वगैरह लेने पड़ते हैं, तो इस चीज के लिए टाइम लग जाता है, तो आपको रिफंड करना पड़ेगा। अब 31 मार्च 2022 को मेरे को पता है कि एक आदमी है जिसने 20,000 रुपए की एंट्रेंस डोनेशन दे रखी है, जो एलिजिबल नहीं है, उसको रिफंड करनी है। कल रिफंड हो जाए, परसों हो जाए, 2 महीने बाद हो जाए, 3 महीने बाद हो जाए, जब मर्जी हो जाए, वो मेरे को नहीं पता, बट मेरे को रिफंड करनी वो पड़ेगी। तो जब मेरे को 31 मार्च 2022 को पता है कि भैया अक्टूबर 21 की मेरे पास एक एंट्रेंस डोनेशन पड़ी है जो कि रिफंड करनी है, तो जब मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ तो क्या मैं उस चीज को कंसीडर करूंगा अपने पास। 20,000 रुपया तो मैंने दे देना है ना बाहर किसी को, 20,000 तो मैंने कुछ महीने बाद दे देना है, तो वो मेरी इनकम या फिर वो मेरी एंट्रेंस डोनेशन थोड़ी ना हुई, वो मेरी क्या हो गई, एक तरह से लाइबिलिटी, क्योंकि किसी आदमी का मेरे पास 20,000 रुपया पड़ा हुआ है जो मेरे को रिफंड करना है। तो जब भी मैं अब एंट्रेंस डोनेशन निकाल लूंगा तो मैं इसमें अपना 20,000 कंसीडर नहीं करूंगा। ओके है जी बात, यस ओके ओके जी बात। चलो फिर, तो अब ये टाइमलाइन बनाने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ मैं टाइमलाइन को, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, माइनस एंट्रेंस डोनेशन टू बी रिफंडेड, कितना, 20,000। तो ये मेरे पास कितना आ गया जी, 1,80,000। तो मेरे पास एलिजिबल डोनेशन कितनी आ गई, 1,80,000। अब इसमें से मैं क्या करूंगा, इसमें से मैं 50% कैपिटलाइज कर दूंगा और बाकी का 50% मैं क्या मान लूंगा, इनकम मान लूंगा। तो ये 90,000 की मेरी इनकम हो जाएगी और 90,000 मेरा कैपिटलाइज हो जाएगा। बताइए ओके हो गई है जी जहां तक बात,
ठीक है जी। अब जब मेरी कोई चीज़ इनकम बन रही है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा हमारे बाय एंट्रेंस डोनेशन कितना 90,000। और यहाँ पर जब मेरा कैपिटल फंड आएगा, कैपिटल फंड ओपनिंग प्लस डोनेशन 90,000। ओके हो गई जी बात, चल सकते हैं जी आगे। यस ठीक है जी, ये करा है मैंने 90,000, देख लो जी। चलो अब मैंने इसको अकाउंट फॉर कर लिया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ओके यस, चलो आगे बात कर लेते हैं कुछ। नेक्स्ट बात करते हैं जी, अपा कहाँ पर थे, एंट्रल डोनेशन पे। नेक्स्ट है जी मेरा इंटरेस्ट रिसीव्ड। कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ है आपको 58,000 को, तो आपको इंटरेस्ट की इनकम हुई है। अगर मैं यहाँ देखूँ सर ये कहाँ से हुई हो सकती है इंटरेस्ट की इनकम, समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर ये है हिडन एडजस्टमेंट। अगर आपको याद होगा तो पिछले क्वेश्चन में भी एक जगह हिडन एडजस्टमेंट थी। तो अगर आप देखोगे आपके पास ना एक इन्वेस्टमेंट पड़ी है 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, और कितनी पड़ी है आपके पास 5 लाख की। तो 5 लाख का 12% कितना बनता है 60,000। तो इसका मतलब है कि जो मेरे को इंटरेस्ट रिसीव होना चाहिए था वो कितना रिसीव होना चाहिए था, वो 60,000 रिसीव होना चाहिए था। बट मेरे को मिला कितना है, ओनली एंड ओनली 58,000। फिर आपको कैसे पता वही होगा, अरे भैया आपके पास साल के शुरू में एक इन्वेस्टमेंट पड़ी है, ठीक है जी, जिसमें से 60,000 का इंटरेस्ट आना है। आपको कहीं पर इंटरेस्ट और दिख रहा है या कोई इनकम दिख रही है और आनी तो चाहिए। तो यही बनती है कि यही 58,000 मिला होगा, तो इसका मतलब है कि 2,000 का मेरा क्या हो गया, एक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है जी। बाय इंटरेस्ट इनकम, बाय इंटरेस्ट इनकम, यहां पर मैं क्या लिखूंगा 58,000 प्लस 2,000 कितना हो गया जी, ये 60,000। ठीक है जी। और ध्यान से जो मेरी इस साल की बैलेंस शीट बन रही है, यहां पर मैं लिख दूंगा एक्रूड इंटरेस्ट 2,000। और ये जो इन्वेस्टमेंट मेरे पास साल के शुरू में पड़ी थी, क्या मैंने इन्वेस्टमेंट बेची है? क्या आपको कहीं पे दिख रहा है इन्वेस्टमेंट सोल्ड? अगर इन्वेस्टमेंट सेल करी होती तो पैसा आता, तो वो रिसीट होती। क्या कहीं पर आपको इन्वेस्टमेंट सोल्ड की रिसीट दिख रही है? नहीं सर, नहीं दिख रही। तो इसका मतलब है कि जो आपकी ये इन्वेस्टमेंट साल के शुरू में पड़ी थी, ये साल के एंड में भी पड़ी होगी। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लिखा हुआ है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो आपको हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लिख देंगे। हमें क्या है, कितना 5 लाख। और ये ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएगा क्योंकि ओपनिंग का ही तो है। 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 5 लाख। ओके हो गई जी बात? यस ओके हो गई जी। चलो जी चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये हो गया। नाउ सेल ऑफ एसेट, कितने का एसेट सेल किया है आपने 8,000 का। और यहां पर उसने आपको एडजस्टमेंट में क्या दिया था, कहता जो एसेट सेल हुआ है ना उसकी बुक वैल्यू पता है कितनी थी 10,000। ओ माय गॉड। तो इसका मतलब है कि 2,000 का घाटा पड़ गया मेरे पे। इसमें तेरा घाटा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। ठीक है जी। बुक वैल्यू दे रखी है कितनी 10,000 माइनस सेल कितने का करा है 8,000 का। तो इसका मतलब है कि 2,000 का क्या हो गया मेरे को लॉस। क्या हो गया जी, लॉस। अब ये 8,000 का आपको क्या हुआ है, मतलब ये 8,000 की आपको रिसीट हुई है, तो रिसीट में आ गई। बट ये 2,000 कहाँ जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ठीक है जी। और एक्सपेंडिचर साइड 2 लॉस ऑन सेल
और यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा 10,000 माइनस 8,000, तो कितना आ जाएगा जी मेरा 2,000 का। ओके हो गई है जी बात। यस, अब बड़े ध्यान से एसेट के पास बैठे हैं तो एसेट की सारी एडजस्टमेंट्स भी कर लेते हैं। तो मेरे को एक बात बताइए, साल के शुरू में आपके पास कितने एसेट्स थे? उसने आपको दे ही रखा है एसेट्स कितने थे, 5 लाख। तो ये तो मैं ओपनिंग में लिख ही देता हूँ ना, ओपनिंग बैलेंस शीट में ये तो एसेट्स में लिख ही देता हूँ, इसमें तो कोई बात है ही नहीं। एसेट्स नेट, क्योंकि इसके बाद एसेट सेल हुआ है, इस दिन तो 5 लाख ही थे, 5 लाख ही थे ना। यस 5 लाख ही थे, तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा क्या लिख देता हूँ 5 लाख। और उसने आपको पता है क्या कहा था, कहता डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर देना 10% ऑन दी एसेट्स। अब आपने जो एसेट सेल किया है, क्या उसने आपको उस चीज की डेट दी है कि उसने कब एसेट सेल किया है? क्या आपके पास डेट है एसेट सेल की? नहीं सर, हमारे पास तो डेट नहीं है एसेट सोल्ड की। तो अब बड़े ध्यान से, अब आप क्या ले, पहली तारीख को ले ले एसेट सोल्ड की, लास्ट तारीख को ले ले? सर जो मर्जी ले लो। नहीं, आपने जो लॉस निकाला है यहाँ पर, आपने क्या निकाला है? आपने कहा देखो जी 10,000 मेरी बुक वैल्यू थी और 8,000 का सोल्ड किया तो 2,000 मेरा लॉस हो गया। अब ये जो 10,000 की वैल्यू थी ये किस दिन थी? 1/4/2021 को। इसका मतलब है कि मैं ये मान रहा हूं कि जैसे ही साल शुरू हुआ मैंने वैसे ही एसेट बेच दिया, तभी तो आपने बुक वैल्यू 10,000 ली है ना, तभी तो आपने 10,000 की बुक वैल्यू ली है। तो मैं ये मान रहा हूँ कि उसी टाइम मैंने एसेट बेच दिया, तो इस वजह से मैं यहाँ पर ये मानूंगा कि मैंने साल के शुरू में ही एसेट बेच दिया। और साल के शुरू में मेरे पास टोटल कितने एसेट्स पड़े थे? 5 लाख के। 5 लाख में से 10,000 का मैंने एसेट साथ ही साथ बेच दिया। हाँ जी सर बेच दिया, तो टोटल एसेट कितने हो गए? 490। क्या मैंने पूरे साल में कोई एसेट खरीदा है? देखो सैलरी है, क्रेडिटर, पोस्टेज, ये वो, कहीं पर मैंने कोई एसेट खरीदा है पूरे साल में? अगर खरीदा होता तो पेमेंट्स में आ रहा होता ना। नहीं सर कोई भी नहीं खरीदा, तो इसका मतलब है कि जो मेरी डेप्रिसिएशन लग जाएगी वो किस पे लग जाएगी? डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। मेरी जो डेप्रिसिएशन लग जाएगी वो पता है किस पे लग जाएगी? 5 लाख माइनस 10,000 और इसका 10%। 10% की डेप्रिसिएशन लगानी है मैंने। यस, तो कितना आ जाएगा जी मेरा? 49,000। ओके हो गई जी बात। यस सर ओके हो गई। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का भी खर्चा लिख देता हूँ, टू डेप्रिसिएशन 49,000। और बैलेंस शीट बनाते हुए जब मैं क्लोजिंग की बैलेंस शीट बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एसेट्स। ओपनिंग में कितने थे मेरे पास? 5 लाख के, माइनस सेल कर दिया 10,000 का, माइनस डेप्रिसिएशन लग गई 49,000। तो ये मेरे कितने हो गए जी एसेट्स? 441,000। कितने का एसेट्स हो गया जी मेरा? 441,000। ओके है जी बात। यस सर ओके हो गई। चलो जी फिर आगे। फिर उसने कहा कुछ मिसलेनियस इनकम हुई है 9,000 की। ठीक है, मैं 9,000 की इनकम लिख लेता हूँ। मेरा क्या जा रहा है इसमें? तेरा घाटा। चलो बाय मिसलेनियस इनकम कितना? 9,000। ओके हो गई जी। यस, आगे क्या बोल रहा है? रिसीट्स एट कॉफी रूम सॉफ्ट, ये सारी चीजें तो ये आपको क्या हुई है? रिसीट्स हुई हैं, तो मैं ये लिख लेता हूँ सिमिलरली ऐसे ही बाय इनकम। कोई इसके खर्चे तो नहीं दिए गए आपको? देखो कोई कॉफी शॉप का खर्चा दिया है उसने आपको? नहीं। कोई सॉफ्ट ड्रिंक का खर्चा दिया है? नहीं। कोई स्विमिंग पूल का खर्चा है? नहीं। कोई टेनिस कोर्ट का खर्चा है? नहीं। तो मैं सीधा इसको क्या लिख देता हूँ? इनकम में लिख देता हूँ। कोई खर्चे हुए होंगे कहीं और, मतलब कहीं और हेड में होंगे, तो वो बाद में एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे, तो नेट नेट करके तो आपको उतना ही आना है। बट स्पेसिफिकली अगर सॉफ्ट ड्रिंक लिखा होता कि सॉफ्ट ड्रिंक यहाँ पर परचेज है, अगर यहाँ पर मेरे को रिसीट फ्रॉम सॉफ्ट ड्रिंक लिखा है, अगर यहाँ पे कहीं पर परचेजेज ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक लिखा होता तो मैं नेट करके लिखता, बट अब यहाँ पर कहीं लिखा ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? ठीक है जी, बाय इनकम फ्रॉम कॉफी शॉप गुनगुनाए 10,70,000। ठीक है जी, सॉफ्ट ड्रिंक 5,10,000। ठीक है जी ठीक। स्विमिंग पूल एंड टेनिस कोर्ट
स्विमिंग पूल 80,000 एंड 1,02,000। ओके हो गई जी बात, यस ओके हो गई जी। चलो जी आगे चल लेते हैं जी, क्या बोल रहा है वो। हमारी सारी रिसीट साइड हो चुकी है, अब आप पेमेंट साइड आ जाते हैं जी। कहाँ पे? सैलरीज पे। सैलरीज कितनी पे करी हैं? 1,20,000 की। क्या मेरे पास कुछ साल के शुरू में कुछ सैलरी से रिलेटेड पड़ा है? ना ना, कुछ साल के शुरू में कुछ सैलरी से रिलेटेड नहीं बोला। साल के एंड में उसने बोला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड सैलरी 8,000 की। इसका मतलब है कि 8,000 की सैलरी क्या पड़ी है? आउटस्टैंडिंग पड़ी है। तो हमारा सैलरी का खर्चा कितना हो जाएगा? 2 सैलरीज। आपने पूरे साल में कितनी सैलरीज का खर्चा पे किया है अपनी जेब से? 1,20,000 का। आपने 1,20,000 का खर्चा पे किया है और 8,000 आपका कहाँ पर आ जाएगा? आउटस्टैंडिंग का। तो इसका मतलब है कि साल का आपका टोटल खर्चा कितना आ गया? 1,28,000। 1,20,000 प्लस 8,000, तो कितना हो गया? 1,28,000 आपका खर्चा हो गया। और जो 8,000 बचा वो कहाँ आ जाएगा? आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000। ओके है जी बात, यस ओके हो गई जी। चलो जी आगे। क्रेडिटर्स 15,20,000 के। कितने? इसका मतलब है कि आपने क्रेडिटर्स को इतना पैसा पे करा है। साल के शुरू में आपके पास कितने क्रेडिटर्स पड़े थे? 1,12,000। ठीक है जी। आपने पूरे साल में परचेजेस कितनी करी हैं? आपने पूरे साल में परचेजेस करी हैं 15 लाख की। अब मेरे को ये निकालना है कि मेरा देखो क्रेडिटर्स का जो भी खर्चा है, बड़े ध्यान से यहाँ पर देखने वाली बात है। सर मेरे पास ओपनिंग क्रेडिटर्स पड़ा है, ठीक है। मेरे पास ये पड़ा है कि मैंने पूरे साल में कितनी परचेजेस करी हैं, बिल्कुल ठीक है। मेरे पास ये भी पड़ा है कि मैंने कितना पैसा पे किया, तो यहाँ से मेरे को पता लग जाएगा कि मेरा क्लोजिंग क्रेडिटर कितना है। यस चलो ये तो निकालते हैं, फिर आगे चलते हैं, थोड़ी सी बात करेंगे वहाँ जाके। 4, 5, तो ये फिफ्थ में लिख लेता हूँ अपने सन्ड्री क्रेडिटर्स का। ठीक है जी। मेरे पास ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने पड़े हुए थे? क्या कोई मेरे को बता सकता है? 1,12,000। ओके। मेरे पास साल के शुरू में कितना क्रेडिटर्स को पैसा देने वाला पड़ा था? 1,12,000। फिर मैंने पूरे साल में परचेज भी किया है। कितना? 15 लाख। सर आपको कैसे पता ये 15 लाख क्रेडिटर्स के अंदर आना चाहिए? भैया आपने 15 लाख का परचेज करा है, ठीक है, और आपने क्रेडिटर्स को पे कितना किया है? 15-20। तो आपने मोटा मोटा पैसा पे किया है, आपने सीधा ये नहीं पे कर दिया, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या कर दूंगा? माइनस पेमेंट टू क्रेडिटर। कितना? 15,20,000। तो क्या मेरे को ये पता लग सकता है कि साल के एंड में मेरे पास कितने क्रेडिटर्स पड़े हैं? देखिए साल शुरू हुआ था, मेरा नाम है MA, मैं एक नाम ले लेता हूँ XY, ठीक है जी। छोड़ो ये एग्जांपल नहीं लेंगे, वैसे नॉर्मल मैं बात कर लेता हूँ कि देखिए साल शुरू हुआ था तो क्रेडिटर्स को 1,12,000 देना था, ये तो पक्की बात है क्योंकि ओपनिंग पड़ा था। मैंने 15 लाख का और परचेज कर लिया पूरे साल में, तो इसका मतलब है कि 1,12,000 देना था, 15 लाख का और परचेज कर लिया। इसका मतलब है कि 16,12,000 रुपये मैंने क्रेडिटर्स को पे करना है। हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने क्रेडिटर्स को पेमेंट कितनी कर दी है? 15,20,000 की। तो इसका मतलब है कि मेरे पास क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने हो जाएंगे? 92,000 के। तो मेरी जो ओपनिंग बैलेंस शीट बन रही होगी वो यहाँ पर क्रेडिट में आएगा और लाइबिलिटी में आएगा, और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में आएगा। ओके यस, बैलेंस शीट दी हुई है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्रेडिटर्स 1,12,000 क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, और यहाँ पर क्रेडिटर्स 92,000। ओके यस चलो जी आगे। अब सर मुद्दे की बात ये है कि चलो क्रेडिट वेडिट आ गया, परचेजेस भी तो करी है। अब मुद्दे देखिए यहाँ पर, आपने ना पूरे साल में परचेज भी करी है कितनी? 15 लाख की। सर परचेजेस हमारा खर्चा नहीं होता? हमने 15 लाख की परचेज करी तो हमारा खर्चा भी तो होगा, तो क्या हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल दें? यहाँ बड़े ध्यान से देखेंगे चीज़ को। आपके पास आपने पूरे साल में कितनी परचेज करी है? 15 लाख।
आपके पास ना यहाँ पर कुछ ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, कितना? 3,80,000 का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। हाँ जी सर, बिल्कुल दे रखा है। और आपके पास ईयर एंड का स्टॉक भी कितना दे रखा है? 2,10,000। ओके, तो इसका मतलब है कि अगर मैं बात करूं कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल यूज्ड, परचेजेस को ही डाल देते हैं सर परचेजेस को ही डाल देते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अपन ये क्यों निकाल रहे हैं? देखिए, आपकी जो परचेजेस होती है वो आपका खर्चा नहीं होता। मतलब सर हम तो ट्रेडिंग अकाउंट में खर्चा डाल देते हैं। सर ट्रेडिंग अकाउंट में हमने, याद है, एक टीन वाली एग्जांपल करी थी, घी की एग्जांपल करी थी, जब याद है वो शादी वाली एग्जांपल करी थी जिसमें घी यूज हुए थे। तो वहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका खर्चा होता है वो क्या होता है? कंजम्पशन। आपने कितना यूज करा है सामान, वो आपका खर्चा है। परचेज आपका खर्चा नहीं होता। अगर इस केस में मैं देखूं तो मेरे पास ओपनिंग मटेरियल कितना पड़ा हुआ था? मेरे पास, अगर मैं देखूं तो मेरे पास ओपनिंग मटेरियल कितना पड़ा था? 3,80,000 का। ठीक है, और मैंने पूरे साल में कितनी परचेजेस करी हैं? 15,00,000 की। और मेरे पास क्लोजिंग कितना बचा पड़ा है? 2,10,000। तो इसका मतलब कि साल के शुरू में मेरे पास 3,80,000 का मटेरियल पड़ा था। मैंने 15,00,000 का मटेरियल और खरीद लिया। 3,80,000 प्लस 15,00,000 कितना हो गया जी? 18,80,000 हो गया। 2,10,000 का मटेरियल मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि पूरे साल में मैंने कितना मटेरियल कंज्यूम किया है? 16,70,000 का मटेरियल कंज्यूम किया है। क्या किया है? 16,70,000 का मटेरियल मैंने कंज्यूम किया है। ठीक है जी, तो ये मेरा खर्चा होता है, ना कि मेरा परचेजेस। तो ये जो मेरा खर्चा है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा यहां पर? टू मटेरियल कंज्यूम्ड, टू मटेरियल कंज्यूम्ड 16,70,000। हो गया जी, ओके। चल सकते हैं जी आगे? यस सर, चलो जी, चलो चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब बड़े ध्यान से, फिर अपन एक चीज यहाँ पर मिस कर रहे थे। क्या सर? जो आपने यहाँ पर स्टॉक को यूज किया है, क्या किया है आपने? जो ओपनिंग क्लोजिंग लिखा है, क्या आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में नहीं आएगा ये? हाँ, तो ये मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट थी। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ? स्टॉक 2,10,000। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टॉक 3,80,000। हो गया जी, ओके। चल सकते हैं जी आगे? यस, चलो जी आगे। अब आगे बात कर लेते हैं। हमारा कहाँ तक हो गया था? क्रेडिटर हो गया था। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, पोस्टेज है, ये है, ये है, ये सारा मेरा कहाँ पर आ जाएगा? मेंबरशिप फीस। ये मेरे को क्या हुआ है? मैंने पेमेंट्स वगैरह करी हुई हैं, तो ये सारी मेरी कहाँ पर आ जाएंगी? ये सारे मेरे खर्चे आ जाएंगे, एक्सेप्ट अच्छा, इंश्योरेंस। क्या मेरे पास कुछ यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस भी पड़ा हुआ है? यस, तो ये मतलब इंश्योरेंस पे भी मेरा क्या आ जाएगा? डॉट। और तो कुछ नहीं है। नेट हो, ये हो गया, ये हो गया, सब्सक्रिप्शन आई हैव अकाउंटेड, क्रेडिटर्स, ये वो, ग्रेचुटी फंड है। ठीक है जी, ओके। मतलब ये सारे मेरे अब क्या आ जाएंगे? डायरेक्टली यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, क्या ये सारे मेरे खर्चे आ जाएंगे? ठीक है, एज इट इज देख लो जी ध्यान से। क्या ये सारे मेरे खर्चे, क्योंकि इनकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो जितना पे किया यही सारा खर्चा मान लेंगे? यस, चलो जी चलो फिर। दिक्कत यही है रिकॉर्डेड में ना, ये ना आप नहीं तो बता देते वहां पे। चलो कोई बात नहीं। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 70,000। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 70,000। ओके, यस। पोस्टेज 40 के। टेलीफोन एंड टेलेक्स 52।
टू टेलीफोन एंड टेलेक्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 48, ग्लास एंड टेबल लियन 12, ग्लास एंड लियन 12, कटलरी 14, गार्डन कीप अप 8, मेंबरशिप फीस 4। सर ये कौन सी मेंबरशिप फीस का खर्चा कर दिया, ये तो वो है भैया। कई बार क्या होता है कि जैसे आप लोग, जैसे कि क्लब ने कई बार क्या है अल्कोहल वगैरह सेल करनी होती है या कुछ और करना होता है, जैसे स्विमिंग पूल है, तो इसको क्या होता है कि इसको ना किसी ऑर्गेनाइजेशन की ना मेंबरशिप लेनी पड़ती है। जैसे कि हम सीए हैं, तो हमको भी हर महीने, हर साल सॉरी, हमको भी हर साल 5,000 रुपया आईसीआई को पे करना पड़ता है, ताकि हम आईसीआई के मेंबर कहला सकें। अगर आप वो 5,000 पे नहीं करेंगे तो मैं अपने नाम के आगे सीए नहीं लगा पाऊंगा। ठीक है, ये चीज़ आप फाइनल में पढ़ोगे जाके कि ऐसे क्यों। तो हर इंसान को अगर उसने किसी ऑर्गेनाइजेशन का चीज़ एफिलिएशन ले रखी है तो उसको वो पे करना पड़ता है। ठीक है जी। तो वैसे ही इसने भी कहीं की ली होगी, तो गार्डन कीपर 8,000, टू मेंबरशिप 4,000, फिर नेक्स्ट अब आ जाते हैं जी अपना पॉइंट इंश्योरेंस पे। तो यहाँ पे मैं लिख तो लेता हूँ, चलो इंश्योरेंस और टू इलेक्ट्रिसिटी। इंश्योरेंस वाले पॉइंट पे आ जाते हैं 4, 5, 6, इसको दे देते हैं 6, 7। इसको 6 नंबर दे दो कॉस्ट को ना। इंश्योरेंस आपने पूरे साल में कितनी पे करी है इंश्योरेंस, क्या आप मेरे को ये बता सकते हो? कितनी इंश्योरेंस पे करी है आपने पूरे साल में? 5,000 की। ओके सर। और उसने कहा था कि साल के शुरू में कुछ प्रीपेड इंश्योरेंस भी थी, कितनी? 1,00,000। मतलब मैंने पहले पे कर दी थी, बट ये खर्चा इस साल का होगा तभी प्रीपेड है। क्या मेरे पास कुछ यहाँ पर इंश्योरेंस के बारे में कुछ बोला गया है? टिंग 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 टिंग, कुछ भी नहीं बोला गया। तो इसका मतलब है कि मैं सिंपली क्या कर दूंगा, प्लस ओपनिंग प्रीपेड 1,000, जो कि कितना हो गया जी मेरा 6,000। अब आ जाते हैं जी इलेक्ट्रिसिटी पे। इलेक्ट्रिसिटी कितना पे करा है? 28,000। अब 28,000 इलेक्ट्रिसिटी पे किया हुआ है, ठीक है जी। 28,000 की इलेक्ट्रिसिटी पे करी हुई है। अब उसने क्या बोला था इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग, कुछ बोला था उसने इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग? उसने कहा था इलेक्ट्रिसिटी 15,000 का आउटस्टैंडिंग पड़ा है। ओहो। तो यहाँ पर वैसे भी जब पिछला प्रीपेड लिखा था, तो यहाँ पे मैं ओपनिंग में क्या लिख लेता हूँ, प्रीपेड 1,000, और यहाँ पर मैं ये क्या लिख लेता हूँ, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी 15,000 प्लस आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 15,000। तो ये कितना हो गया जी, 28,000 प्लस 15,000, तो ये कितना हो गया जी मेरा 43,000। ओके यस। तो यहाँ पे मेरा खर्चों में 43,000 भी आ जाएगा। ओके हो गई जी बात, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखते हैं जी क्या आ रहा है, हमारा डेफिसिट आ रहा है। आई थिंक हमारा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो गया। एक बार मैं सिर्फ निगाह मार लेता हूँ कुछ रह तो नहीं गया।
अब क्लोजिंग बैलेंसेस में मेरे पास क्या है, कैश है और बैंक है, तो ये मैं अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लिख लेता हूँ, कैश एंड बैंक। कैश कितना दिया गया मेरे पास, 8000, और बैंक कितना दिया गया है, 224,600। ठीक है जी। चलो जी, और कुछ तो नहीं रहता मेरा। मेरे पास ये क्या था, 1 2 3 4 5, मेरे पास 5 एसेट्स थे और 4, अच्छा ये ग्रेचुटी फंड देखो रह गया, तो ये ग्रेचुटी फंड मेरे पास पिछली बैलेंस शीट में भी था और इस बैलेंस शीट में भी आ जाएगा। ग्रेचुटी फंड 1.5 लाख, और यहाँ पर ग्रेचुटी फंड 1.5 लाख। तो मेरे पास वो कितने थे, 5 थे, 5 + 2 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी। और ये कितने थे मेरे पास क्लोजिंग में, 1 2 3 4, मेरे पास कितने थे, 4, तो मेरे पास 4 आने चाहिए। मेरे पास कितना आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। एक चीज क्या नहीं लिखी मैंने, एंट्रेंस फीस, प्रीपेड एंट्रेंस फीस, जो कि कितनी थी, 1 लाख। ओके हो गई जी, यस ओके हो गई। और कुछ तो नहीं रहता मेरे पास, देख लो जी फटाफट से देख लो, कुछ और तो नहीं रहता मेरे पास। 1 2 3 4 5 6 7, ओके। और यहाँ पर 1 2 3 4, ओके जी। इसका एक बार कैपिटल फंड भी निकाल लेते हैं, 3850 प्लस 10,000 प्लस 12,000 प्लस 5 लाख प्लस 5 लाख प्लस 380 प्लस 1000, तो ये कितना आ गया जी मेरा, 14,06,850। ठीक है जी। और ये कितना गया, 14,06,850 माइनस 15,000 माइनस 112 माइनस 15, 1.5 लाख माइनस 1 लाख। कितना आ गया जी मेरा क्लोजिंग मेरा कैपिटल फंड कितना आ गया जी, कैपिटल फंड 1029850, और ये मेरी क्या है, बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1029850। अब मैं इसका टोटल कर लेता हूँ फटाफट से, 194750 प्लस 90,000 प्लस 60,000 प्लस 9,000 प्लस 10700 प्लस 51,000 प्लस 80,000 प्लस 102,000। ठीक है जी। अब मैं माइनस कर देता हूँ सारे खर्चे, माइनस 2,000 माइनस 49,000 माइनस 128,000 16,70 माइनस 70। ओ माय गॉड, क्या ये इतना भयंकर लॉस आएगा मेरे को, लॉस करवाओगे क्या। माइनस कितना आ रहा है जी मेरा डेफिसिट आ रहा है, बाय डेफिसिट 30,250। ओहो,
और मेरा टोटल कितना आ गया जी? 21 तो ये मेरा क्या आ रहा है? डेफिसिट। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? माइनस डेफिसिट 3250 1029,850 प्लस 90,000 माइनस 3250। तो ये बाहर कितना आ गया? 1089600। ओके, यस। प्लस 18,000 प्लस 8,000 प्लस 92,000 प्लस 15,000 प्लस 1.5 लाख। तो ये कितना आ रहा है मेरा? 1372600। देखते हैं क्या ये मैच कर रहा है। नहीं कर रहा या क्या गलत कर दिया? 224,600। कितने का फर्क आ रहा है? 20,000 का। आई हैव मिस्ड सम 20,000 इन एसेट साइड। ऐसा क्या मिस कर दिया मैंने 20,000 का एसेट साइड में? नहीं, ये आपका ये ठीक आ रहा है। लाइबिलिटी साइड कुछ मिस करा है मैंने। ओहो, ओके। 20,000 का कुछ फर्क आ रहा है। अ सम ऑफ 20,000 रिसीव्ड इन अक्टूबर, और ये रिफंडेबल था। तो भैया मैंने आपको क्या बोला था? 31 मार्च को ये हमारी लाइबिलिटी होगी। तो ये हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर? रिफंडेबल डोनेशन। कितना? 20,000। जब मैं यहाँ पे 20 लिख दूंगा तो ये मेरा टोटल आ जाएगा 1392,600। 1392,600। तो ये आपकी बैलेंस शीट भी क्या कर जाएगी? मैच। ठीक है जी, देख लीजिए फटाफट से। ये देख लीजिए आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर। पॉज कर लेना जहाँ पे होगा। ठीक है जी, खत्म। 1 घंटे की क्लास हो गई। 1 घंटा लग गया पूरा ये क्वेश्चन करते हुए। मैंने सोचा था कि मैं बाकी भी इसी वीडियो में करा दूंगा, बट वो मैं अगली वीडियो में करवाता हूँ। तो आप ये क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।